भागों में 2 अक्टूबर को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और वहीं आपको बता दें, भागों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया गया है। और वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में हिमाचल से मानसून के विदा होने का पूर्व अनुमान है। और वहीं बीते 24 घंटे के दौरान हिमाचल में मानसून सामान्य रहा और इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। और मंगलवार रात को कसौली में 70 और वहीं नारकंडा में 15, शिमला कुफरी राजगढ़ 13 और वहीं धर्मशाला 7, करसोग ठियोग 6, वहीं आपको बता दें 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और वहीं ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र के गगरेट के घनारी में कच्चा मकान जमींदोज हो गया। और जानकारी के अनुसार घनारी गांव की मनरोवा देवी पत्नी सुभाष चंद्र का ये मकान था, जो कि पिछले कुछ दिन से खाली भी था। और वहीं रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं इस मकान में रखी गई थी। और पिछले दिनों लगातार तेज बारिश के पानी के बहाव से इस मकान को काफी नुकसान हुआ और मंगलवार को यह अचानक गिर गया। और वहीं राजस्व विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है। और वहीं तहसीलदार घनारी रोहित कंवर ने बताया कि कानूनगो को मौके पर भेजा जाएगा और नुकसान का आकलन करके पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। और पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी बवाल के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। और वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और बता दें कि अमरिंदर सिंह कल यानी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या वह किसी नेता से यहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और उन्होंने राजनीतिक मुलाकातों की अटकलों का खारिज करते हुए कहा था कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा और यहाँ से मैं घर जाऊंगा और सामान इकट्ठा करूंगा और पंजाब वापस चला जाऊंगा। और वहीं आपको बता दें कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल हो रहा है। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ घंटों के भीतर ही पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच अनबन अब किसी से छिपी नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उन पर निशाना साधते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो एक अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति है और सीमावर्ती राज्य पंजाब को चलाने के लायक नहीं है। और सिद्धू के इस्तीफे को नाटक करार देते हुए अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि उनका ये कदम दर्शाता है कि वो कांग्रेस छोड़ने और विधानसभा चुनाव के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की भूमिका बना रहे। और उन्होंने एक बयान में कहा था कि मैं कहता आ रहा हूं कि यह अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति है और पंजाब चलाने का जिम्मा इसे नहीं सौंपा जा सकता। और वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने बिहार में बाढ़ और कई मुद्दों को लेकर बचाने के जिक्र किया है और साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कहा है। और तेजस्वी ने कहा कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाएं और प्रधानमंत्री से मिलकर इन मांगों को रखें। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना तमाम जिले हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। और तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जानमाल से जुड़ी और राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के
कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे और 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाई है। और वहीं जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद जेडीयू में गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी और इस बात को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाने के बाद और बल मिल रहा था। पार्टी मीटिंग समेत कई मौके पर पार्टी दो गुटों में बटी हुई दिखाई भी दी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं अब आरसीपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने यह साफ करने की कोशिश की है कि जनता दल यूनाइटेड अपने नाम की ही तरह यूनाइटेड है। और दरअसल केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन के लिए बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है। और वहीं अब यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने के बाबत आरसीपी ही नेताओं से बातचीत करेंगे और समन्वय स्थापित करेंगे और बीजेपी और जेडीयू को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी पहले बिहार में अपने सहयोगी बीजेपी से यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए बातचीत करेगी, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में कोई संकोच नहीं करेगी। और इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी ये कहा है कि वो यूपी में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर उनका जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है और योगी ने कहा कि पहले रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब कनेक्शन दे रही है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम राजधानी में योजना भवन में प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को बिना किसी भेदभाव के घर मिल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ देशवासियों को शौचालय की सुविधा सुलभ कराई गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और अंतिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर लागू किया है। और योगी ने प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों में 56% महिलाओं के होने पर खुशी जताते हुए कहा कि जिला पंचायत के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र और पृष्ठभूमि है। परिवार के संचालन में विशिष्ट संवाद और समन्वय की जरूरत पड़ती है और इसका महिलाओं का अपना अनुभव होता है और वहीं जिला पंचायतों को इसका लाभ मिलना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि शीर्ष संस्था से जाने वाला संदेश क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत से होता हुआ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जाएगा और इसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों के साथ पारस्परिक संवाद और समन्वय के साथ कार्य करें। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा है। सतीश महाना ने कहा कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा और ये पर्यटन करने के लिए यहाँ आती है। इस पार्टी को ये भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, तभी तो 11,000 रुपये लेकर आवेदन करा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सतीश महाना ने कहा कि ये हमारे लिए लकी नहीं, अपने लिए अनलकी है। 98% कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और हम तो 100% चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और वहीं आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पर सतीश महाना ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर बात है और एक प्रामाणिक कार्यकर्ता ने ही इसे जारी किया है और मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश भी दिए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में कोई बचेगा नहीं। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो अपना पद छोड़कर ये काम करते। कुर्सी को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है।
अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो भी लापरवाह होने की गलती नहीं करें। ऐसा इसलिए क्योंकि शोध से पता चला है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। राजस्थान समेत भारत में कई राज्यों में कोरोना मरीजों में ठीक होने के बाद खून के गाढ़ा और थक्के जमने जैसी परेशानी सामने आ रही और इसके कारण उनमें दिल की बीमारी से जुड़ी समस्याएं देखने को मिली है। और वहीं विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के बाद दिल की बीमारी के केसों में 20% का इजाफा हुआ है। और वहीं एसएमएस हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों का पता चला है कि राजस्थान में डीवीटी, वीटी और क्लॉट फॉर्मेशन के ज़्यादा केस मिले हैं। और दिल के सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने हम वर्ल्ड हार्ट डे पर इन बीमारियों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बता रहे हैं ताकि समय रहते इस पहचान सके और ज़रूरी इलाज करवा सके। पैरों, जांघों, ठकनों में आ रही सूजन को ना करें नज़रअंदाज। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कार्डियोथेरेसी सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉक्टर अनिल शर्मा की माने तो अगर आपके पैरों, जांघ, टखनों में सूजन है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। टांगों में मौजूद धमनियों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, इस स्थिति को डीवीटी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड मरीजों में डीवीटी के कई केस आए हैं। इसके अलावा वीटी के भी कई केस सामने आ रहे हैं और इसमें तो व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने तक का मौका नहीं मिलता। और इस स्थिति में लोग सीने में दर्द, बेहोशी, चक्कर आना, सांस की तकलीफ, सिर घूमना, उल्टी, घबराहट जैसी तकलीफ का सामना करते हैं। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वीटी के ज़्यादातर मामले इस समय यूथ में सामने आ रहे हैं और कोविड के बाद लोगों में जॉब जाने, करियर को आगे बढ़ाने समेत अन्य कई तरह की टेंशन सताने लगी और इस कारण ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। भारतीय छात्रों ने हाल ही में नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था और ये छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन वापस जाना चाहते हैं और छात्रों की मांग है कि बीजिंग उन्हें आने की अनुमति दे ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उधर चीन अभी भी कोरोना के डर के साए में है और भारतीय छात्रों को बीजिंग आने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब भारतीय छात्रों द्वारा प्रदर्शन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि उनके पास कोरोना को रोकने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध जैसे उपायों के अलावा विकल्प नहीं है। और वहीं चीन में अलग अलग कॉलेजों में करीब 23,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और इसके अलावा सैकड़ों व्यापारी, कर्मचारी और उनके परिवार पिछले साल से भारत में हैं जो चीन जाना चाहते हैं। और कोरोना को लेकर लगाए गए पाबंदियों के चलते कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी और पिछले हफ्ते चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन की यात्रा पाबंदियों की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि चीन कोरोना महामारी के चलते हजारों भारतीय छात्रों, कर्मचारियों और उनके परिजनों की वापसी नहीं चाहता। और उन्होंने कहा था कि चीन की पाबंदियां विशुद्ध मानवीय मुद्दे के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और दिल्ली में भारतीय छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुंगिंग ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना फैल रहा है। ऐसे में चीनी सरकार के पास कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इस उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में आज चौथा दिन है। और वहीं आपको बता दें इससे पहले तीसरे दिन थी तो पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के पोस्टर, होर्डिंग लग जाते हैं और पार्टी कार्यालय पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला चलता है और कार्यालय पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ता जमवाड़ा रहता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर चुनावी साल में नज़ारा इतना बदला क्यों? और इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही हैं जहां वो रुकती हैं, यानी उनका लखनऊ का घर। और देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी यहीं चल रहा है और उनके स्वागत के लिए पहले की तरह भारी भरकम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी गायब हैं। और तीसरे दिन प्रियंका कुछ देर के लिए पार्टी कार्यालय गई भी तो बैठकों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों से मिलने और उसके बाद फिर कॉल हाउस आकर बैठकें करने लगी। असल में प्रियंका जब भी लखनऊ या यूपी प्रवास पर आती हैं तो बीजेपी के नेता और मंत्री इसे उनका पॉलिटिकल टूरिज्म बताकर
तर्ज करते हैं। और इस बार के दौरे में प्रियंका सिर्फ आगामी चुनाव की रणनीति ही नहीं बना रही, बल्कि बीजेपी और मंत्रियों के इस तंज का जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। और पार्टी के नेता भी मानते हैं कि इस तरह के बदलाव से यह संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है। और पार्टी नेताओं की माने तो इस बार उनका कार्यक्रम जारी न होने की एक वजह यह भी है कि ऐसा करने से पता चलता है कि वो कब तक यहाँ हैं, और ऐसा होने से यही लगता है कि दौरे पर आई हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका कभी यूपी दौरे पर नहीं आती, बल्कि वो कल भी यहाँ थी और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अजय लल्लू ने कहा कि बीजेपी के नेता यूपी में टूर या दौरे पर आते, लेकिन प्रियंका के लिए यूपी उनका घर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय उपाध्याय की माने तो प्रियंका का दौरा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पार्टी स्ट्रेटेजी के तहत संगठन को मजबूत करने में लगी है। और उनके अनुसार 32 साल में पहली बार पार्टी संगठन पर काम कर रही है। और उनका कहना है कि सभी दलों में नेता चुनाव के वक्त दौरे बढ़ा देते हैं, इस तरह तो सभी का पॉलिटिकल दूर होता है। झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। वहां अवैध संबंधों की वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक बच्ची की आंख में चाकू लग गया और रांची के कलारी थाना क्षेत्र के मोहन नगर में आपसी मारपीट में एक सीसीएल कर्मी सहित 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक मोहन नगर निवासी सीसीएल कर्मी देव प्रसाद मेहर की पत्नी कौशल्या देवी के साथ वहीं एक युवक प्रकाश के संबंध थे और मंगलवार रात प्रकाश देव प्रसाद के घर घुस गया। और आपको बता दें कि देव प्रसाद और प्रकाश के बीच मारपीट हुई, जिसमें घटनास्थल पर ही प्रकाश और कौशल्या की मौत हो गई और घायल देव प्रसाद और उसकी बेटी को ढकरा सीसीएल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान देव प्रसाद की भी मौत हो गई और बच्ची की आंख में चाकू लगा है, उसे रिम्स भेज दिया गया है। बिहार के अररिया जिले के बरगामा प्रखंड के 20 पंचायतों में बुधवार की सुबह से मतदान कार्य जारी था और वहीं बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और हालांकि इस दौरान भारी कुव्यवस्था की तस्वीर सामने आई। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर से चाहे कितने भी दावे किए गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन किस तरह चुनाव संपन्न करा देने की कवायद में दिख रही है। और जिले के वीरनगर पूर्व पंचायत में जहां 4 पंचायत समिति सदस्यों सहित कई पंचायत के विभिन्न पदों के उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह को ईवीएम मशीन में अंतिम क्षण बदला गया। और वहीं रघुनाथपुरा दक्षिण पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 87 में मतदान कर्मी जमीन पर बैठकर किसी तरह मतदान कार्य संपन्न कराने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं इधर रघुनाथपुर दक्षिण वार्ड संख्या 1 मतदान केंद्र संख्या 87 भवन पोठिया में मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए टेबल कुर्सी तो दूर दरी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद किसी तरह मतदान कर्मचारी जमीन पर ही बैठकर मतदान कराने की कोशिश करते रहे। चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव को लेकर मुकम्मल तैयारी किए जाने का दावा किया था, लेकिन दावों और वादों के बीच किस तरह चुनाव संपन्न कराए जाने की इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।